Yes people, I hope you guys are doing wonderful और यहाँ पर इस शो में आपका स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कुछ चैप्टर्स का रिवीजन करने वाले हैं ताकि हमारे पास एक बहुत जबरदस्त सा रिवीजन वीडियो रहे। जब हमें इस चैप्टर को पढ़ना हो, हम इस रिवीजन वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएं। द चैप्टर इज अ गर्मा गर्म चैप्टर जो बहुत ही रिसेंटली बना है। चैप्टर नंबर 9 of the new curriculum, SEBI share based employee benefit and sweat equity shares regulation 2021। पहले दो सेपरेट रेगुलेशन हुआ करते थे, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी शेयर का सेपरेट, फिर इनको मिला के एक ही रेगुलेशन बना दिया है। तो इस चैप्टर को पढ़ते समय भी हमने दो पार्ट में पढ़ा है। पहले हमने पढ़ा शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, उसको पूरा पढ़ लिया, और सेकंड पार्ट आया स्वेट इक्विटी शेयर जो कंपैरेटिवली छोटा है, हार्डली कुछ हमने 10 पॉइंट्स पढ़े और उसमें स्वेट इक्विटी शेयर कंप्लीट हो गया। मुझे बताओ ईयर क्या है रेगुलेशन का? 2021। सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021। विदाउट वेस्टिंग टाइम वी कैन टॉक अबाउट शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट। चलो अगर शो को शुरू करते हैं, सबसे पहले हमने देखा था ईसॉप वगैरह क्या होता है, ठीक है। जनरली एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रेगुलेशन, क्या करें रेगुलेशन किस पे एप्लीकेबल होगा, तो स्वेट इक्विटी शेयर को साइड में रख दें तो ये रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा 5 प्रकार की स्कीम्स पे। इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ईसॉप, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, सार स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम एंड रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। 5 स्कीम्स पे एप्लीकेबल होता है ईसॉप, ईएसपीएस, सार, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम एंड रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। ईसॉप, ईएसपीएस, सार, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम एंड रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, क्वाइट इजी। फिर इसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज कवर्ड है, हमने पढ़ा था कौन कौन सी कंपनीज कवर्ड है। जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम मतलब हर वो लिस्टेड कंपनी जिसके अंदर एक ऐसी स्कीम है, हर वो लिस्टेड कंपनी जिसके अंदर एक ऐसी स्कीम है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज। देखो नाम ही क्या है हमारी स्कीम का, एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम ना, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, तो पहला हो गया एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। तो कोई भी एक लिस्टेड कंपनी जिसमें एक ऐसी स्कीम है विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्स बाइंग, सेलिंग, सब्सक्राइबिंग शेयर्स। क्योंकि नाम क्या है शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, तो एम्प्लॉय के बेनिफिट क्या होना चाहिए और शेयर बेस्ड होना चाहिए। एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली दैट स्कीम शुड बी ईदर सेटअप और फंडेड और गारंटीड और कंट्रोल्ड मैनेज्ड बाय द कंपनी और द ग्रुप कंपनी। एकदम आराम से ये रेगुलेशन में कौन कौन सी कंपनीज कवर्ड है अगर उसको हम देखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे तो देखा ही, हम आसान भाषा में कौन कौन सी कंपनीज कवर्ड है। हर वो लिस्टेड कंपनी जिसके अंदर एक ऐसी स्कीम है विच इज डायरेक्टली एंड डायरेक्टली फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, डायरेक्टली और डायरेक्टली इन्वॉल्व्स बाइंग, सेलिंग, सब्सक्राइबिंग शेयर्स एंड डायरेक्टली और डायरेक्टली दैट स्कीम इज ईदर सेटअप बाय, कंट्रोल्ड मैनेज्ड बाय और फंडेड गारंटीड बाय ईदर कंपनी और एनी ऑफ द ग्रुप कंपनी। आर वी गुड हियर? बिल्कुल सिंपल। और यहां से फिर हम शुरू जाते हैं और सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एक्सेप्ट इन रिलेशन टू स्वेट इक्विटी शेयर्स। याद है स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए एम्प्लॉय की डेफिनेशन अलग थी, वो छोटी है, वो इजी है। यहां पे एम्प्लॉय की डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है। डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय हमने इस प्रकार से उसको एनालाइज किया था कि कैसे एक एम्प्लॉय को डिफाइन करते हैं। तो एम्प्लॉय इंक्लूड्स एनी एम्प्लॉय वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, यस एनी एम्प्लॉय इज वर्किंग इन इंडिया और इवन आउटसाइड इंडिया। उसके बाद में होल टाइम डायरेक्टर और इवन पार्ट टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इवन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बट डज नॉट इंक्लूड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो सारे प्रकार के डायरेक्टर्स एम्प्लॉइज हैं फॉर हमारे शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, लेकिन एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एम्प्लॉइज नहीं है। उसके बाद में आते हैं डायरेक्टर्स हु आर प्रमोटर और बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप। कोई भी ऐसा डायरेक्टर जो प्रमोटर है या प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करता है, डायरेक्टर हु इज अ प्रमोटर और बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप, ये भी एम्प्लॉई नहीं है। फिर आता है हमारे एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय हमारे होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी के जो एम्प्लॉइज है, भले इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर, वो भी हमारे एम्प्लॉई हैं, बट इट डज नॉट इंक्लूड। फिर आए एम्प्लॉय हु इज अ प्रमोटर और बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप। कोई भी एम्प्लॉय जो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करता है वो भी एम्प्लॉय नहीं है। या फिर कोई भी डायरेक्टर हु हिमसेल्फ और विथ रिलेटिव इज होल्डिंग मोर देन 10% इक्विटी शेयर्स इन द कंपनी, ये भी एम्प्लॉय नहीं है। डेफिनेशन अगर पूछ ली जाए तो हम कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे हम, एम्प्लॉय की डेफिनेशन फॉर शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेफर्स टू, सबसे पहले एनी एम्प्लॉय एज डिजिग्नेटेड बाय द कंपनी हु इज एक्सक्लूसिवली वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। आप आसान भाषा में लिख सकते हो कि द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय सिंपली मींस एनी पर्सन इज वर्किंग एज एन एम्प्लॉय इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। सेकंड, it includes director of the company, whether a whole-time director or not, whether a executive director or non-executive director. चलेगा director, whether a whole-time director or not, including a non-executive director, but he should not be promoter or member of promoter group, excluding independent director. तो आपको जो पॉइंट पता है उसको आप बस यहाँ पे लिखना है कि all the directors will be considered as employee.
whether he is whole-time director, part-time director, whether he is executive director, non-executive director, but two things: he should not be promoter or related to promoter group, nor he should be an independent director. फिर नेक्स्ट आता है कि हमारे छोड़ो एम्प्लॉइज ऑफ आर होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी, वेदर वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, दे विल आल्सो बी एम्प्लॉय एक्सक्लूडिंग. दो पॉइंट का ध्यान रखना है फिर कि दो लोगों को एक्सक्लूड करते हैं: एन एम्प्लॉय हु इज अ प्रमोटर और बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप, और एनी डायरेक्टर हु अलोंग विथ हिज रिलेटिव इज होल्डिंग मोर देन 10% शेयर्स इन द कंपनी. ये लोग एम्प्लॉय नहीं है. अब वो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, हमें हैंडल करते आना चाहिए. उन्होंने पूछ लिया, चलो मुझे बताओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एम्प्लॉय है क्या? फॉर शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं है. होल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, डायरेक्टर वर्किंग आउटसाइड इंडिया, यस. डायरेक्टर हु इज रिलेटेड टू प्रमोटर, नो. आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? डायरेक्टर ऑफ आर एसोसिएट कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, यस. तो ये सब एम्प्लॉय और ये सब एम्प्लॉय नहीं है. काफी इजी, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है. इसके बाद में हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों ने छोटी छोटी डेफिनेशंस देखी बहुत सारी, और उसके बाद में अगर मैं डेफिनेशंस के अंदर भी बात कर लेता हूं तो एम्प्लॉय हो गया. ESOS is easy. Employee stock option scheme means a scheme under which a company grants employee stock option to employees directly or through a trust. इसके बारे में डिटेल में भी देखने वाले हैं. ESPS, employee stock purchase scheme means a scheme under which a company offers shares to employee as a part of public issue. As a part of public issue, अगर आप अपने employees को shares दे रहे हैं, that is ESPS, or otherwise or through a trust where the trust may undertake secondary acquisition. Trust secondary acquisition लेता है. फिर आता है जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम. ये क्या कहता है? General Employee Benefit Scheme or GEPS means a scheme of the company framed in accordance with these regulation dealing in shares of the company or shares of its holding company for the purpose of employee welfare. ठीक है सर, कि हमारी कंपनी है, हमने एक बेनिफिट के लिए स्ट्रक्चर बनाया है जो कि डील करता है शेयर्स में, एंड विच इज देयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉई वेलफेयर. रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम में सेम है कि हमने एक ऐसी स्कीम बनाई है विच इज डीलिंग इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी और शेयर्स ऑफ लिस्टेड होल्डिंग कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट. तो दोनों को साथ में पढ़ोगे तो आपको ईजी जाएगा. इन दोनों को साथ में पढ़ोगे तो आपको इजी जाएगा. यहाँ पे कह रहे हैं जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में हमने एक स्कीम बनाई है जहाँ पे हम डील करते हैं कंपनी के शेयर्स में या हमारे लिस्टेड होल्डिंग कंपनी के शेयर्स में, फॉरवर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर. ठीक है. और यहाँ पर रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम में कि हम भी यहाँ पे डील करते हैं कंपनी के शेयर्स में या कंपनी के लिस्टेड होल्डिंग कंपनी के शेयर्स में फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स. फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स इज ओके, कोई यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं. अप्रिसिएशन ठीक है, एक्सरसाइज ग्रांटेड ऑप्शन. सार, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट, और सार मीन्स अ राइट गिवन टू सार ग्रांटी. SAR, stock appreciation right, is a right given to SAR grantees, ठीक है, entitling him to receive appreciation. उसको शेयर में जो appreciation मिलेगा, entitling him to receive the appreciation for a specified number of share of the company where the settlement of such appreciation may be made by way of cash or shares. तो ये क्या कह रहे हैं? What are SAR? SAR एक प्रकार का appreciation है जो कि हम SAR ग्रांटीज को देते हैं अगर शेयर प्राइस अप्रिशिएट होता है तो, और सार कैन बी टू वे, ये तो कैश सेटल्ड भी हो सकता है या फिर इक्विटी सेटल्ड. तो हम ये कह सकते हैं कि शेयर प्राइस इतना बड़ा तो आपको हम कैश में बेनिफिट देंगे, इतना बड़ा तो हम आपको इक्विटी शेयर्स में बेनिफिट देंगे. तो सार क्या होता है? इट्स एन अप्रिसिएशन गिवन टू सार ग्रांटीज वेर इन वी गिव देम अप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ कैश और इन टर्म्स ऑफ इक्विटी शेयर्स. ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हुई. यहाँ पे हमने चैप्टर को शुरू किया था, हमने चैप्टर के अंदर गए और फिर पढ़ा हमने कि दो प्रकार के रूट हो सकते हैं अगर हमें शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट देना है. तो वी हैव टू रूट्स, वन इज डायरेक्ट रूट, वन इज ट्रस्ट रूट. डायरेक्ट रूट हम यूज कर सकते हैं व्हेन वी आर इशूइंग फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स. अगर हम फ्रेश इशू कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट रूट यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें सेकेंडरी एक्विजिशन करके और ईएसपीएस देना है, अगर हमें सेकेंडरी एक्विजिशन करके ईएसपीएस देना है, ईसॉप देना है, तो उस केस में हमें कंपल्सरी यूज करना पड़ेगा ट्रस्ट रूट. ट्रस्ट रूट इज मैंडेटरी व्हेन वी आर यूजिंग सेकेंडरी एक्विजिशन. जबरदस्त. इसके बाद में हमने पढ़ा थे यहां पर 16 पॉइंट्स, याद आ रहे हैं? सो देन वी हैव रेड 16 पॉइंट्स. उन सब 16 पॉइंट्स को एक एक करके फटाफट से समझेंगे. ये 16 पॉइंट्स आपको रटने नहीं है, मैंने क्लास में भी अच्छे से समझाया था. एक एक पॉइंट को डेप्थ में हमने समझाया, बस उसको अच्छे से पढ़ते हुए जाना है. इंप्लीमेंटेशन स्कीम दो प्रकार से हो सकती है, वन इज डायरेक्ट रूट एंड वन इज ट्रस्ट रूट. डायरेक्ट रूट के अंदर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ऑप्शन देती है कि आप ईसॉप में रजिस्टर कर सकते हो. जो रजिस्टर करते हैं कंपनी कंप्लीशन पे उनको शेयर्स फ्रेश इशू करके अलॉट कर देती है. इनडायरेक्ट रूट ट्रस्ट रूट में कॉम्प्लिकेटेड होता है. उसमें कंपनी क्रिएट्स एन इर्रिवोकेबल ट्रस्ट, फिर वो एम्प्लॉयज को ऑफर देती है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयमेंट में 2 साल तक रहा, 1 साल तक रहा, कुछ कंडीशन लगाते हैं, तब आपको इस प्राइस में शेयर्स मिलेंगे, और शेयर्स अलॉट करता है ट्रस्ट. नाउ शेयर ट्रस्ट को मार्केट से शेयर्स अक्वायर करने एम्प्लॉय को देने के लिए, तो ट्रस्ट को चाहिए पैसा. वो पैसा कौन देता है? कंपनी. कंपनी गिव्स लोन टू द ट्रस्ट. ये जो ट्रस्ट ने कंपनी से लोन लिया है, इस लोन को यूज करते हुए ट्रस्ट मार्केट से शेयर्स कर लेता है अक्वायर.
मार्केट से शेयर्स एक्वायर कर लिए और ट्रस्ट ने अपने पास में सारे शेयर्स लेके रख रखे हैं। अब जैसे ही एम्प्लॉय सारी कंडीशन पूरी कर लेता है और जितने भी रिक्वायर्ड हमने उनको एक्सरसाइज प्राइस बोला है उतने पैसे दे देता है, फिर ट्रस्ट कर देता है उनको शेयर्स अलॉट। और ये जो एम्प्लॉय से प्राइस मिला है हमको एक्सरसाइज प्राइस, ये पूरे पैसे से ट्रस्ट कर देता है लोन का रीपेमेंट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर 10 करोड़ का लोन लिया है तो हार्डली ट्रस्ट कुछ 5-6-7 करोड़ ही रीपे कर पाएगा, रिमेनिंग कंपनी का खर्चा। इजी पीजी ओवर। अब आते हैं हमारे 16 पॉइंट्स पे। इस पूरे चैप्टर का जो सबसे बड़ा मेहनत करने का एरिया है वो ये 16 पॉइंट्स। एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट कहता है, विच इज अ इजी पॉइंट, कि जब भी अगर आप स्कीम लॉन्च कर रहे हैं तो स्कीम किस प्रकार की है, दिस हैज टू बी डिसाइडेड अपफ्रंट। आपको पहले अपफ्रंट बता देना है कि स्कीम कौन से टाइप की है। एंड कंपनी बाद में भी मोड ऑफ इंप्लीमेंटेशन चेंज कर सकती है, लेकिन उसके लिए पास करना पड़ेगा क्या, स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर स्कीम के अंदर सेकेंडरी एक्विजिशन है तो मैंडेटरीली आपको ट्रस्ट रूट से जाना पड़ेगा। कितनी ऑब्वियस बात बोली। पहली चीज आपको अपफ्रंट बता देना है, बाद में चेंज करोगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन, और अगर आपकी स्कीम में सेकेंडरी एक्विजिशन है तो आपके पास डायरेक्ट रूट का ऑप्शन ही नहीं है, आपको जाना पड़ेगा ट्रस्ट रूट से। हम सबको पता है। सेकेंड चीज कि क्या एक, मुझे बताओ, क्या एक स्कीम मल्टीपल क्या एक ट्रस्ट मल्टीपल स्कीम्स लॉन्च कर सकता है? यस, कर सकता है, लेकिन उस केस में उसको सेपरेट क्या रखना पड़ेगा, सबके बुक्स और रिकॉर्ड सेपरेटली रखने पड़ेंगे। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बैक टू बैक। तीसरी चीज, अब मुझे बताओ, ये जो ट्रस्ट डीड है वो हमको स्टॉक एक्सचेंज के फाइल करनी है क्या? यस। तो जब अगर आप एक ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हो तो ट्रस्ट डीड बनी, दिस ट्रस्ट डीड हैज टू बी फाइल्ड टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। ओके। फोर्थ पॉइंट कहता है, एनी पर्सन कैन बी अपॉइंट एज ट्रस्टी। आज आपका ट्रस्ट बन रहा है तो ट्रस्टी किसको अपॉइंट करोगे? सर किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन किसे अपॉइंट नहीं कर सकते? कंपनी के डायरेक्टर, केएमपी, प्रमोटर ऑफ योर कंपनी और ग्रुप कंपनी को अपॉइंट नहीं कर सकते, उनके रिलेटिव को अपॉइंट नहीं कर सकते। उसके बाद में कोई भी व्यक्ति जो आपके कंपनी में होल्ड करता है कितना, 10% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर, उसको भी अपॉइंट नहीं कर सकते। तो जब भी आप ये ट्रस्टी बना रहे हो, किसी को भी आप ट्रस्टी बना सकते हो, लेकिन जो भी आपकी कंपनी के अंदर डायरेक्टर, केएमपी, प्रमोटर हैं आपके ग्रुप कंपनी में, उनको और उनके रिलेटिव को नहीं बना सकते। और कोई भी व्यक्ति जो 10% उससे ज़्यादा शेयर्स होल्ड करता है उसको भी अपॉइंट नहीं कर सकते। चलो मुझे बताओ, मिनिमम ट्रस्टी कितने अपॉइंट करने पड़ेंगे? डिपेंड करता है। अगर आप इंडिविजुअल को ट्रस्टी बना रहे तो मिनिमम 2, लेकिन अगर आप कंपनी को ट्रस्टी बना रहे तो मिनिमम 1। अगर इंडिविजुअल या ओपीसी को बना रहे तो मिनिमम 2, लेकिन अगर आप अदरवाइज कंपनी को बना रहे तो मिनिमम 1 ट्रस्टी होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में लास्ट आता है 5th पॉइंट। मुझे बताओ, ट्रस्ट के पास जो शेयर्स है, ये ट्रस्ट मार्केट से शेयर्स होल्ड कर रहा है, इन शेयर्स के ऊपर ट्रस्ट को वोटिंग पावर मिलेगा क्या? जी नहीं, कोई वोटिंग पावर मिलने वाला नहीं है। आप सिर्फ यहां पे ध्यान दो, मैं आपसे जो क्वेश्चंस पूछूंगा उसका जवाब दो, ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। अब 5 पॉइंट पढ़े हमने। 5 पॉइंट बहुत इजी है, ऐसे ही पढ़ के हम सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहले 5 पॉइंट में हमने पढ़ा कि जब भी एक ईसॉप लॉन्च हो रहा है उसको सब डिटेल्स बता देनी है अपफ्रंट। डायरेक्ट रूट है, ट्रस्ट रूट है, सब कुछ अपफ्रंट बता देना है। बाद में अगर इंप्लीमेंटेशन चेंज भी करना है तो आप कर सकते हैं बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन अगर आपके ईसॉप के अंदर सेकेंडरी एक्विजिशन है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, कंपल्सरीली आपको जाना है बाय ट्रस्ट रूट। ओके। दूसरे पॉइंट में हमने पढ़ा कि अगर एक ही ट्रस्ट है वो मल्टीपल स्कीम्स मैनेज कर रहा है तो कर सकता है, बट उसको प्रॉपर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। ट्रस्ट डीड जो आप बनाते हैं वो आपको कंपल्सरीली फाइल करनी विद रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ट्रस्टी कोई भी अपॉइंट हो सकता है, लेकिन कौन नहीं हो सकता है? कंपनी का डायरेक्टर, केएमपी, प्रमोटर या उनका रिलेटिव नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जो होल्ड कर रखा है कितने, 10% और मोर शेयर्स, वो भी नहीं हो सकता है। और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा यहां पर कि ट्रस्ट के पास जो शेयर्स है उसको लेके वो वोट नहीं कर सकते। ट्रस्ट शेयर्स होल्ड करके बैठा है, इस बीच जनरल मीटिंग हो गई तो इस शेयर पे कोई भी वोटिंग नहीं की जाएगी। 5 पॉइंट है, काफी इजी है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 4 पॉइंट्स, अच्छे से पढ़ते हैं। 6th, ट्रस्ट शुड इंश्योर दैट रिक्विजिट अप्रूवल फ्रॉम द शेयरहोल्डर हैज बीन ऑब्टेन। कि जब भी आप एक ईसॉप लॉन्च कर रहे हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। ट्रस्ट इंश्योर करेगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, ट्रस्ट कभी भी डेरिवेटिव में डील नहीं कर सकता, सिर्फ डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कर सकता है। उसके बाद में आता है कि द कंपनी में लैंड मनी टू द ट्रस्ट। ऑब्वियसली ट्रस्ट को पैसों की जरूरत है ना, तो कंपनी ट्रस्ट को लोन दे सकती है। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है कि ट्रस्ट के जो शेयर्स हैं वो कंपनी के बुक्स में किस प्रकार से लिखे जाएंगे, प्रमोटर होल्डिंग या पब्लिक होल्डिंग? नॉन प्रमोटर, नॉन पब्लिक होल्डिंग करके ये शेयर्स लिखे जाएंगे। ये इजी 4 पॉइंट्स। चलो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हो गया कि ट्रस्टी को इंश्योर करना है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया जो रिक्वायर्ड है। उसके बाद में क्या ट्रस्ट डेरिवेटिव में डील कर सकता है? नहीं कर सकता है। ट्रस्ट सिर्फ डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कर सकता है। उसके बाद में क्या कंपनी से लोन ले सकता है ट्रस्ट? यस, बिल्कुल ले सकता है। और जो ट्रस्ट ने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं उस पर वोटिंग तो नहीं कर रही, हमने पहले ही पढ़ लिया था, पर वो डिस्क्लोजर में किसके नाम पे लिखाएंगे, प्रमोटर या पब्लिक? नॉन प्रमोटर, नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। तूफान। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 2 पॉइंट, केयरफुली। ये लिमिट बताते हैं
कि जब भी एक ट्रस्ट बनाया तो ट्रस्ट मार्केट से कितने शेयर्स अक्वायर कर सकता है? मैक्सिमम 1 साल में ट्रस्ट अक्वायर कर सकता है 2%. So a trust can acquire maximum 2% of the total share capital as per the last balance sheet from market in a particular year. सर एक ईयर का छोड़ो, एग्रीगेट में कितना अक्वायर कर सकता है ये डिपेंड करता है स्कीम कौन सी है. अगर स्कीम है आपकी ESPS, ESOP और SAR, तो इसके लिए टोटल अक्वायर कर सकता है 5%. लेकिन अगर स्कीम है जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम और रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, तो अक्वायर कर सकता है उनके लिए सिर्फ 2%. तो उनका पर ईयर का लिमिट भी 2% है और एग्रीगेट लिमिट भी 2% ही है. तो कभी भी स्कीम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैनॉट हैव मोर देन 2% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल इफ द स्कीम इज ऑफ जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट एंड रिटायरमेंट. इफ द स्कीम इज ऑफ ESOP, ESPS, SAR, then in a particular year they can acquire 2%. In a particular year they can acquire 2%, but at any point of time they can hold maximum 5%. याद करो चॉकलेट जैसे एग्जांपल्स मैंने पढ़ाया था. याद सिंपल कि मान लीजिए क्लास में यहाँ पे जो लोग हैं इनको मैंने लिमिट दी है कि आप एट ए टाइम अपने पॉकेट में 5 चॉकलेट्स रख सकते हो और रोज इस बॉटल से 2 चॉकलेट्स निकाल सकते हो. आपको कहा है आप अपने पॉकेट में 2 ही रख सकते हो और रोज इस बॉटल से 2 निकाल सकते हो. तो यहाँ पर आप आए, आपके जेब में कोई चॉकलेट नहीं किसी के भी, आप सबने भी 2 ले ली, इन्होंने भी 2 ले ली, ठीक है, किसी ने खाई ही नहीं है. अब नेक्स्ट डे आप आए, आप लोग 2 और भी ले सकते हो ना, क्योंकि आपके पास टोटल लिमिट 5 की है. अब आपने 2 और ले ली, सबके पॉकेट में है 4. ये आज 2 और ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इनकी टोटल लिमिट ही कितनी थी? 2. अब इनमें से किसी ने अगर 1 खा ली तो वो उस डे की 1 मोर ले सकता है. कहने का मतलब है डेली यू कैन हैव 2 चॉकलेट्स, बट मैक्सिमम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन होल्ड 2 चॉकलेट्स, यू कैन होल्ड 5 चॉकलेट्स. वैसा ही यहाँ पे रूल बनाया है दैट जो स्कीम ABC है ESOP, ESPS और SAR, they can in a particular year acquire 2%, but at any point of time they can hold 5%. But जो जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम और रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है, they can also acquire 2% in a year, but at any given point of time they can hold maximum 2% only. That is the limit. उसके बाद में अगर ये सब स्कीम हमारी स्कीम है जो सब काम करती है तो भी 5% का लिमिट है, एग्रीगेट है तो भी 5% का लिमिट है. ये हो गया हमारा 10 और 11. फिर 12 to 14 की तरफ जाते हैं. 3 पॉइंट. सबसे पहला, the unappropriated inventory of shares shall be appropriated within a reasonable period subsequent and to the subsequent financial year or the second subsequent financial year subject to approval from the compensation committee. ये क्या कहते हैं? अगर आपके पास कोई भी अनअप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री बच गई, अनअप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री ऑफ शेयर्स का मतलब हमारा ट्रस्ट था, मार्केट से शेयर्स हमने अक्वायर किए ट्रस्ट ने, उसके बाद में एम्प्लॉयज को अलॉट किए, लेकिन हमारे पास में कुछ शेयर्स बच गए. सर कैसे बच गए? अरे कुछ एम्प्लॉयज ने टेन्योर पूरा ही नहीं किया ना, हमने उनके लिए शेयर्स तो ले रखे थे बट वो एम्प्लॉयमेंट में रहे ही नहीं फॉर 2 years, तो उनको शेयर्स नहीं दे रहे हैं. ऐसी अगर कोई अनअप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री बच जाती है ट्रस्ट के पास तो उसको डिस्पोज कर देना है एज फास्ट एज पॉसिबल. आपको उसको डिस्पोज कर देना है प्रायर टू द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर एंड. तो अब आपका ईयर में इस ईयर में हो गया सब कुछ, तो नेक्स्ट ईयर एंड तक तो आपको सबको डिस्पोज ऑफ कर ही देना है. और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर तक कर सकते हो विद द अप्रूवल ऑफ कंपनसेशन कमेटी. तो जब भी आपके ESOPs हुए कंप्लीट हो गए, अनअप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री को आपको रैप अप कर देना है, सेल ऑफ कर देना है, अपोर्शन कर देना है, बेच देना है, दे देना है, जो भी करना है उसको आपको अपोर्शन कर देना है विद इन द ईयर एंड, जो भी आपका सब्सिक्वेंट ईयर एंड है तब तक. लेकिन अगर आप कंपनसेशन कमेटी का अप्रूवल ले लेते हो तो आप नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर एंड तक भी वेट कर सकते हो. उसके बाद 13 पॉइंट, द ट्रस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड द शेयर्स अक्वायर्ड थ्रू सेकेंडरी एक्विजिशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 months. कि ट्रस्ट ने जो भी शेयर्स अक्वायर किए उनको कम से कम 6 months तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, अनलेस जो लॉ ने अलाउ किया जहां जहां बेच सकते हो दे सकते हो वो अलाउड है. तो लॉ ने जो बोला है, इस रेगुलेशन ने जहां जहां पे देना बताया वो सब अलाउड है, बट उसके अलावा आपको जो भी शेयर्स अक्वायर करेंगे 6 months तक होल्ड करके रखना पड़ेगा. 14th पॉइंट कहता है कि ट्रस्ट ऑफ मार्केट ट्रांसफर कर सकता है ओनली फॉर दीज 2 पर्पसेस. पहला एम्प्लॉयज को देने के लिए और दूसरा पार्टिसिपेट करने के लिए बायबैक डीलिस्टिंग के अंदर. तो बायबैक डीलिस्टिंग अभी हमने पढ़ा है, तो आपको समझ में आएगा कि बायबैक में कंपनी शेयर्स खरीदती है तो ट्रस्ट बेच सकता है, डीलिस्टिंग में अक्वायरर शेयर्स खरीदता है तो भी ट्रस्ट बेच सकता है. तो ट्रस्ट को अलाउ किया गया है कि वैसे तो ऑफ मार्केट ट्रांसफर नहीं करेगा, लेकिन एम्प्लॉय को देने के लिए ऑफ मार्केट ट्रांसफर कर सकते हैं और साथ ही साथ हम ये बायबैक डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑफ मार्केट ट्रांसफर कर सकते हैं. ये हो गए 14 पॉइंट. अब लास्ट के 2 पॉइंट बचते हैं जिसमें 15th आपको परेशान करता है, 16th इतना परेशान नहीं करता है. 16th इतना सा कहता है कि ट्रस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव डिस्क्लोजर एंड कंप्लाई विद ऑल द कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू
एप्लीकेबल टू इंसाइडर और प्रमोटर एज पर सभी इंसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। जैसे इंसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन में हम पढ़ते हैं ना कि प्रमोटर ने कभी भी इतने शेयर्स अक्वायर किए, एक क्वार्टर में इतने शेयर्स अक्वायर किए तो उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, उसी प्रकार से सारे डिस्क्लोजर ट्रस्ट को भी देने हैं। तो जो जो इंसाइडर ट्रेडिंग के नॉर्म्स आते हैं वो ट्रस्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। ईजी। वी डन विद द 16 पॉइंट्स, वी जस्ट लेफ्ट विद द 15th पॉइंट। 15 पॉइंट कहता है कि ट्रस्ट कभी भी शेयर्स की बाइंग सेलिंग का मैकेनिज्म नहीं बनना चाहिए। तो ट्रस्ट शुड नॉट सेल इट्स शेयर्स एक्सेप्ट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। मतलब जो ABCDEFG तक पॉइंट दे रखे हैं, इनके अंतर्गत ट्रस्ट के पास जो शेयर्स है ट्रस्ट बेच सकता है। अदरवाइज ट्रस्ट को सिंपल रूल फॉलो करना होता है कि हमने शेयर्स मार्केट से एक्वायर किए, इंप्लॉइज को अलॉट करेंगे। लेकिन इनका कहना है कि भैया ये 6 केसेस में ट्रस्ट भी शेयर्स को बेच सकता है। क्या 6 केसेस है? पहला, अगर उसको अपने इंप्लॉय की टैक्स ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए शेयर को बेचना है तो वो बेच सकता है। इंप्लॉय की टैक्स ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए शेयर बेच सकता है। दूसरा, अगर आपको सार हो, आप इफ यू आर सार एंड यू आर कैश सेटल्ड, तो लोगों को पैसे देने के लिए बेचना तो पड़ेगा ही। तो अगर आप सार हो तो एक्सरसाइज पे बेच सकते हो। नेक्स्ट, इफ देयर इज अ स्कीम कवर अंडर पार्ट डी और ई, अगर आप रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम और जनरल बेनिफिट स्कीम हो तो रिटायरमेंट पे उनको पैसे देने के लिए भी शेयर्स तो बेचने ही पड़ेंगे। तो सार में भी शेयर्स बेच सकते हो, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट और रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम में भी शेयर्स बेच सकते हो। ईसॉप में हम शेयर्स दे देते हैं, बाकी स्कीम के अंदर तो हम पैसे देते हैं। उसके बाद में जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम और रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम के अंदर भी दे सकते हैं। ट्रस्टी को रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा और जो भी मनी रिसीव हुआ है वो आपको विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पे ऑफ कर देना है। उसके बाद में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं बायबैक के अंदर, टेक ओवर के अंदर या ओपन ऑफर्स के अंदर, तो उस केस के अंदर भी आपको अलाउड है सेल करना। तो आप बायबैक रेगुलेशन के अंतर्गत बेच सकते हो, डीलिस्टिंग में बेच सकते हो, टेक ओवर कोड के ओपन ऑफर में बेच सकते हो, इसमें भी आप शेयर्स को बेच सकते हो। उसके बाद में अगर आपको लोन रीपे करना है और आपके पास अनअप्रोप्रिएटेड शेयर्स बचे तो उनको भी आप बेच सकते हो, बिकॉज एंड में सबको अलॉटमेंट कर दिया फिर शेयर्स बच गए तो उसका क्या करें, तो उसको भी आप बेच सकते हैं। वाइंडिंग अप ऑफ द स्कीम, अगर आपकी स्कीम वाइंड अप हो गई तो भी आप बेच सकते हो। लास्ट है कि अगर आप इसमें कहीं पे भी कवर नहीं होते हैं लेकिन आपने सेबी को एप्लीकेशन देके सेबी से अप्रूवल ले लिया है तो उस अप्रूवल के बेस पे भी आप शेयर्स को बेच सकते हैं। व्हाट आर दीज केसेस? दीज आर द केसेस जहां पे एक ट्रस्ट शेयर्स को बेच सकता है। आप देखें, इजी पीजी पॉइंट्स को याद रखते हैं। अगर मैं ट्रस्ट हूं और मुझे शेयर्स को बेचना है तो सबसे पहले तो मैं ईसॉप ESPS को छोड़ दूं तो सार के केस में भी बेच सकता हूं, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट और रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम के केस में बेच सकता हूं। अब ईसॉप के केस के अंदर मैं एम्प्लॉय की टैक्स लायबिलिटी को कंप्लाई करने के लिए भी शेयर्स को बेच सकता हूं। वंडरफुल। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं बाय बैक, ओपन ऑफर, डीलिस्टिंग, ये ऊपर भी पड़ा, इसके अंदर भी हम शेयर्स को बेच सकते हैं। आप देखोगे तो ये जो बाय बैक ओपन ऑफर वाला पॉइंट है तो ऊपर कवर हो ही गया था। उसके बाद में आता है कि अगर आपको लोन रीपे करना है, एंड में शेयर्स बच गए, अनअप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री है तो उसको भी आप बेच ही सकते हैं। वाइंडिंग अप हो रहा है आपकी स्कीम का तो भी आप बेच सकते हैं। लास्ट इज कि हम कहीं पे भी कवर्ड नहीं है तो हम सेबी के पास एप्लीकेशन देके भी शेयर्स को बेच सकते हैं। और सेबी यहाँ पे भी देखना फीस मांगेगा कितनी, 1 लाख रुपीस की। अगर आप एक ट्रस्ट हैं और आपके पास शेयर्स हैं, आपको उन शेयर्स को बेचना है तो आप सेबी को अप्लाई करो, 1 लाख रुपीस की फीस दो और सेबी उसके बाद में डिसाइड करेगा कि आपको अप्रूवल देगा तो भी आप बेच सकते हैं। दीज आर द केसेस वेयरइन यू कैन सेल शेयर्स। चलो रुक जाओ, जल्दबाजी नहीं, एकदम इजी। व्हाट आर दीज पॉइंट्स? दीज आर द केसेस इन विच द ट्रस्ट हैज टू एंश्योर कि वो कंप्लाई करे। हमारा टॉपिक चल रहा है ईसॉप। अगर एक कंपनी कभी भी ईसॉप, ESPS, सारे हैं, लेकिन मेन फोकस होना चाहिए ईसॉप पे। अगर एक कंपनी कभी भी ईसॉप वगैरह लॉन्च कर रही है तो उनको ये सब कंडीशंस का कंप्लाई करना है। अब यहां पे लिखा है कुछ और पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि कौन कौन एलिजिबल होगा टू पार्टिसिपेट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी डिटरमिन्ड बाय कंपनसेशन कमेटी। तो आप अपनी कंपनी के अंदर एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी बनेगी और वो डिटेल में चेक करेगी कि कौन कौन एम्प्लॉयज एलिजिबल है, कौन कौन एम्प्लॉयज एलिजिबल नहीं है। द कमिटी विल बी टर्म्ड एज कंपनसेशन कमेटी। और आपकी कंपनी की कौन सी कमेटी है जिसको आप कंपनसेशन कमेटी बना सकते हो? नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। देखते हैं आगे, कंपनसेशन कमेटी। कंपनसेशन कमेटी करके आप एक कमेटी बनाते हैं अपने डायरेक्टर्स की फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरिटेंडेंस ऑफ द स्कीम। आपकी स्कीम को एडमिनिस्टर करने के लिए और सुपरिटेंड करने के लिए आप एक कमेटी बनाएंगे। वंडरफुल। उसके बाद मैंने लिखा है कि आपकी कमेटी बनेगी सेम लाइक रेगुलेशन नंबर 19 ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन। अब समझ में आ रहा है पॉइंट? LODR रेगुलेशन, LODR का रेगुलेशन नंबर 19 बात करता है अबाउट नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, 17 बात करता है अबाउट कॉम्पोजिशन, 18 बात करता है ऑडिट कमेटी और 19 बात करता है नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी। तो इनका कहना है कि जैसा LODR के अंदर रेगुलेशन 19 में बता रखा है सेम वैसी एक कमेटी बना देना। एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, 2/3 should be independent directors, all should be non-executive directors, chairman should be independent। ये जो नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का क्राइटेरिया है सेम तरीके से आपको अपॉइंट कर देना है एक कंपनसेशन कमेटी। ठीक है सर? या फिर
यू कैन डेजिग्नेट योर नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी ओनली एज कंपनसेशन कमिटी, क्योंकि ये तो टेम्पररी कमिटी है, तो आपकी जो नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी बनी हुई है उसी को आप बना दो आपकी कंपनसेशन कमिटी। ठीक है सर। उसके बाद में आप डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन स्कीम के बताएंगे, जो कि पार्ट बी शेड्यूल 1 के अंदर जो दे रखा है वो सब इंक्लूड होना चाहिए। कंपनसेशन कमिटी बनाती है पूरी डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन विच आर ऑलरेडी देयर गिवन एट द एंड ऑफ द रेगुलेशन। आपको सूटेबल पॉलिसीज प्रोसीजर बनाने हैं और ध्यान रखना है यू आर नॉट वायलेटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन 2003, ये सब आप वायलेट नहीं कर रहे हो। जब ये पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि इवेंचुअली आपको रेगुलेशन याद रखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज आपके सिलेबस में आगे कवर हो ही रहा है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन भी अगर आप वायलेट नहीं करोगे, साथ में आप फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन भी वायलेट नहीं करोगे, ये ध्यान रखिएगा कंपनसेशन कमेटी। इजी तरीके से देखते हैं कंपनसेशन कमेटी क्या होता है। हर लिस्टेड कंपनी जो कि ईसॉप ईएसपीएस लॉन्च कर रहा है उसको अपने यहां पर एडमिनिस्टर करने के लिए स्कीम को, सुपरिटेंड करने के लिए स्कीम को एक कमेटी बनानी है, दैट कमेटी इज टर्म्ड एज कंपनसेशन कमेटी। ठीक है सर, बना देंगे। कंपनसेशन कमेटी का कंपोजिशन कैसे रखना है, सेम एज गिवन अंडर रेगुलेशन नंबर 19 ऑफ एलओडीआर, या फिर आप क्या करो, आपकी जो नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी है उसी को बना दो कंपनसेशन कमेटी। ये नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी ध्यान रखेगी कि इसमें डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन बनाएगी स्कीम के बारे में, जैसे रेगुलेशन के एंड में दे रखा है इन पार्ट बी शेड्यूल 1, और सूटेबल पॉलिसीज भी बनाएगी और ये ध्यान रखेगी दैट यू आर नॉट वायलेटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड फ्रॉडुलेंट रेगुलेशन 2003। इसके बाद में एक बहुत जबरदस्त टॉपिक आता है शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन। ये बहुत भारी पॉइंट है। ये क्या कहता है, जब भी आपकी कंपनी ईएसपीएस ईसॉप कुछ भी लॉन्च करना चाहती है उसको पास करना पड़ेगा एक स्पेशल रेजोल्यूशन, एंड फॉर द स्पेसिफाइड केसेस दे विल हैव टू पास अ सेपरेट स्पेशल रेजोल्यूशन। तो आपको सबसे पहले तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है अगर ईसॉप वगैरह लॉन्च करना है। ये स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ में होना चाहिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, और हर स्पेसिफिक चीजों के लिए आपको सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सर सेपरेट रेजोल्यूशन कब पास करना पड़ेगा, ये 4 चीजों के लिए। पहला, सेकेंडरी एक्विजिशन। अगर आपकी कंपनी डायरेक्ट मेथड यूज कर रही है कि शेयर्स का फ्रेश इशू करके अलॉटमेंट करने वाली है, तो उसमें आपको एक ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। लेकिन अगर आपकी कंपनी डिसाइड कर रही है कि हमें ईसॉप तो इशू करना है और वो भी सेकेंडरी एक्विजिशन करके, देन दे विल हैव टू पास अनदर स्पेशल रेजोल्यूशन, सेपरेट। 2 हो गए। उसके बाद में इफ यू आर डिसाइडिंग, बी पॉइंट को छोड़ते हैं, सी पे आते हैं। अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि शेयर्स अलॉट कर रहे हैं अपने ही इंप्लॉइज को नहीं, अपने होल्डिंग सब्सिडरी उनके इंप्लॉइज को भी आप शेयर्स अलॉट करना चाहते हो, तो उसके लिए एक और सेपरेट रेजोल्यूशन। और अगर 1 साल में जो आप ईसॉप्स अलॉट कर रहे हो दैट इज एक्सीडिंग 1%, अगर एम्प्लॉइज को जो आप 1 साल में ईसॉप्स दे रहे हैं दैट इज इक्वल टू और एक्सीडिंग 1% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, उसके लिए एक और स्पेशल रेजोल्यूशन। हम पढ़ रहे हैं कि इन सब केसेस के लिए आपको सेपरेट स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने पड़ेंगे। सर बी पॉइंट स्किप किया, उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है अगर कभी भी आपकी शेयर कैपिटल क्या हो रही है, एक्सपांड, if your share capital is expanding because of which now you want to do more secondary acquisition, you want to allot more securities and you want to increase the scheme ka size also, for that also you have to pass a special resolution। अभी क्या कह रहे हैं, 5 हो गए कि इन केसेस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने पड़ेंगे सेपरेट। सबसे पहला, अगर आप ईसॉप कर रहे हो तो एक तो पास करना ही है, सेकेंडरी एक्विजिशन कर रहे हो तो एक और, उसके बाद में सेकेंडरी एक्विजिशन का प्लान था लेकिन आपका शेयर कैपिटल एक्सपांड हो गया बिकॉज ऑफ प्रेफरेंशियल इशू वगैरह, तो अब आप और सेकेंडरी एक्विजिशन कर सकते हो, 5% की लिमिट आती है ना, उसके लिए एक और सेपरेट रेजोल्यूशन। उसके बाद में अगर आप अपने इंप्लॉइज छोड़ो, अपनी सब्सिडरी होल्डिंग के इंप्लॉइज को भी देना चाहते हो, एक और सेपरेट रेजोल्यूशन। और अगर 1 साल में आप कंपनी के 1% या उससे ज्यादा शेयर्स अलॉट करना चाहते हो इस मेथड से, तो उसके लिए एक और स्पेशल रेजोल्यूशन। फॉर एवरी इवेंट यू हैव टू पास सेपरेट रेजोल्यूशन। फिर आता है टॉपिक नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। ये जो ऑप्शन है, ये जो राइट है, ये राइट ट्रांसफरेबल नहीं होता। इस राइट में मिले हुए शेयर्स ट्रांसफरेबल हो सकते हैं लेकिन ये राइट ट्रांसफरेबल नहीं होता। तो आज मेरे पास अगर ईसॉप है तो मैं ईसॉप किसी को दे नहीं सकता हूं, ईसॉप से जो मुझे शेयर्स मिलेंगे वो जरूर दे सकता हूं। तो द राइट इज नॉट ट्रांसफरेबल, द शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। फर्दर, जब तक आपके पास ये राइट है तब तक आपको बोनस, डिविडेंड, वोटिंग राइट कुछ भी मिलता नहीं है। जब आपको इस राइट के तहत शेयर मिल गया तब आपको बेनिफिट्स मिलता है। सो इफ यू आर होल्डिंग ईसॉप, आपको कोई भी इसके अंदर बेनिफिट मिलने वाले नहीं है। ठीक है सर। उसके बाद में एक बहुत जबरदस्त बात है, उसको भी यहीं बता देता हूं। मुझे बताओ, अगर एक एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, वो कंपनी के अंदर काम कर रहा है, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट उस व्यक्ति की हो जाती है मृत्यु, तो ईसॉप्स जो होंगे वो उसी में तभी वेस्ट हो जाएंगे। आप उसको ये नहीं बोलोगे अब टेन्योर कंप्लीट करो, बहुत रिस्की है, फिर आवाजें आएगी। तो इसलिए आप क्या करेंगे, अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, नॉट केयरिंग अबाउट इट, इफ एट ऑल एम्प्लॉइज डाइज, देन उसके जो शेयर्स हैं वो तुरंत क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। फिर उसमें तुरंत ही वेस्ट हो गए, उसको टेन्योर कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति
मान लीजिए ऐसा हो गया है कि उसके टाइम पे उसके साथ में कुछ एक्सीडेंट हो गया है एंड नाउ द पर्सन हैज बिकम डिसेबल, तो जो व्यक्ति डिसेबल भी हो गया है उसके लिए भी इमीडिएटली वेस्ट हो जाएंगे। बस डिफरेंस ये होगा कि जो व्यक्ति की डेथ हुई उसके शेयर्स मिलेंगे उसके लीगल एयर को, पैसे देने पड़ेंगे जो भी एक्साइज प्राइस है बट लीगल एयर को मिलेंगे, और जो व्यक्ति डिसेबल हुआ है उसको खुद को मिल जाएंगे। इजी पीजी ओवर। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ ऑडिटर। हर जनरल मीटिंग में सर्टिफिकेट को एक ऑडिटर रखना, ऑडिटर को एक सर्टिफिकेट रखना। एट एवरी जनरल मीटिंग वी हैव टू प्लेस बिफोर द शेयर होल्डर अ सर्टिफिकेट फ्रॉम सेक्रेटरियल ऑडिटर दैट हमने कंडीशन सारी कंप्लाई की, इतनी सारी कंडीशन है 2%, 5%। सो एवरी ईयर एंड जब तक आपका कोई स्कीम चल रहा है आपके सेक्रेटरियल ऑडिटर का एक सर्टिफिकेट आना चाहिए दैट ऑल द कंडीशंस ऑफ द रेगुलेशन हैज बीन कंप्लाइड दिस ईयर ऑल्सो। एवरी ईयर एंड पे सर्टिफिकेट आना चाहिए। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में आपकी चारों स्कीम का एक रफ आइडिया दे रखा है, उसको हमने बहुत ब्यूटीफुली ऐसे पढ़ा था। आपकी सारी स्कीम्स का रफ आइडिया दिया कंपेयर करते करते। तो सबसे पहले आते हैं ईसॉप, ईसॉस, ईएसपीएस, सार। तो ईसॉप, ईएसपीएस और सार इनको कंपेयर किया। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। अरे जबरदस्त, सेम पॉइंट। स्कीम विल कंटेन द डिटेल्स ऑफ द मैनर इन विच इट इज टू बी इंप्लीमेंटेड। कि स्कीम में डिटेल्स लिखे होंगे कि आपको इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये ईसॉप हो, ईएसपीएस हो, सार हो, तीनों में कॉमन है द स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड इन द मैनर एज गिवन इन द डिटेल्स। तो जैसे बताया होगा वैसी स्कीम इंप्लीमेंट होगी। बहुत अच्छी बात। सेकेंड, प्राइसिंग। द कंपनी इज फ्री टू डिटरमिन द प्राइस। तो अगर हम ईसॉप की बात करते हैं, कंपनी इज फ्री टू डिटरमिन द प्राइस एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी। ईएसपीएस, कंपनी इज फ्री टू डिटरमिन द प्राइस एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी। लेकिन सार में तो प्राइस की बात ही नहीं है ना। ईसॉप और ईएसपीएस में प्राइस की बात आ रही है, क्योंकि ईसॉप और ईएसपीएस के अंदर आपको शेयर्स मिलेंगे और आप उसके पैसे देने वाले हो। यहां पे प्राइसिंग की बात ही नहीं है। सार में तो क्या है, आपको जो शेयर प्राइस बढ़ेगा उसके बेस पे आपका बोनस डिटरमिन हो रहा है, बस उसके बेस पे आपका अप्रिसिएशन मिलने वाला है। तो यहां पे आपको शेयर्स नहीं मिल रहे तो प्राइसिंग की बात ही नहीं आती। फिर आता है वेस्टिंग पीरियड। ईसॉप में इट इज 1 ईयर। अगर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है तो कम से कम 1 ईयर का वेस्टिंग पीरियड है, आपको वो कंडीशन कंप्लाई करनी है एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। ईएसपीएस है, नो वेस्टिंग पीरियड, उसमें वेस्टिंग पीरियड जैसा कुछ भी नहीं आता है। और सार में भी है मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर, कि आपको कम से कम 1 ईयर का वेस्टिंग पीरियड है। फिर आता है लॉक इन। लॉक इन का मतलब होता है कि आप वो शेयर्स बेच नहीं सकते। इन टर्म्स ऑफ ईसॉप देयर इज नो लॉक इन गिवन इन द लॉ, कंपनी कैन डिसाइड अगर कुछ एक्स्ट्रा लॉक इन रखना है तो। इन ईएसपीएस देयर इज अ लॉक इन ऑफ 1 ईयर। तो ईएसपीएस के अंदर कोई भी वेस्टिंग पीरियड नहीं है तो लॉक इन दे दिया उन्होंने 1 ईयर का, और सार के अंदर भी देयर इज नो लॉक इन। ठीक है साहब। उसके अंदर मिनिमम 1 ईयर के अंदर एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर ईएसपीएस हो रहा है, ईएसपीएस का मतलब क्या होता है, वी आर इशूइंग शेयर्स टू एम्प्लॉय एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक इशू, कि पब्लिक को देना है तो उसी के साथ में हम एम्प्लॉय को भी दे रहे हैं। तो इफ वी आर इशूइंग शेयर्स टू एम्प्लॉयज एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक इशू, इफ वी आर इशूइंग शेयर्स टू एम्प्लॉयज एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक इशू, तो अगर हम उनको थोड़ा सस्ते में दे रहे हैं तो 1 ईयर का लॉक इन है। अगर हम पब्लिक को भी दे रहे हैं 200 में, एम्प्लॉय को भी दे रहे हैं 200 में, तो फिर कोई डिस्काउंट है ही नहीं, तो फिर किसी भी प्रकार के लॉक इन का प्रोविजन नहीं आएगा। अभी टाटा की एक कंपनी का आईपीओ आ रहा है, टाटा टेक्नोलॉजीज, नहीं सन्स का तो नहीं आ सकता है सर। सो टाटा की एक कंपनी है, उसका भी आईपीओ आ रहा है, उसके लिए मारामारी चल रही है। उसके लिए ऑलरेडी देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव अप्लाइड फॉर आईपीओ। अभी चल रहा है, अभी अगर आप देखेंगे मनी कंट्रोल पे जाके, आज लास्ट डे है, आज लास्ट डे है, जबरदस्त। और उसके अंदर समझना अच्छे से, उन्होंने एक अलग प्रकार का रिजर्वेशन किया है। टाटा मोटर्स के जो भी लोग शेयर्स होल्ड करके बैठे हैं उन सबको प्रेफरेंस दी जाएगी इन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ दिस न्यू टाटा का कंपनी। वंडरफुल। तो ऐसे अलग अलग कंसेप्ट आते रहते हैं। उसी प्रकार से अगर मान लो जो कंपनी है वो अपने इंप्लॉइज के लिए कुछ रिजर्व कर देती है पोर्शन, दैट इज नोन एज ईएसपीएस, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, के पब्लिक इशू का एक पोर्शन हमने इंप्लॉय के लिए रख दिया है। वहाँ पे 1 ईयर का लॉक इन लगता है उन इंप्लॉयज के ऊपर, लेकिन अगर पब्लिक इशू प्राइस और इंप्लॉय की प्राइस सेम है तो कोई भी लॉक इन लगता नहीं है। उसके बाद में आता है हमारा ऑप्शन होल्डर को कुछ राइट मिलते हैं क्या? कोई राइट नहीं मिलते हैं। ऑप्शन होल्डर को कोई राइट मिलना ही नहीं है। अगर आपके पास में ईसॉप है, जिस दिन आपको शेयर मिल जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वेस्टिंग पीरियड, तब आपको राइट्स मिलेंगे। जब तक आपका ईसॉप है, नो वोटिंग राइट, कुछ भी नहीं आपको राइट मिलने वाले। राइट इशू, बोनस इशू, डिविडेंड कुछ भी नहीं। सेम गोज फॉर सार, कि अगर आपको एंड में शेयर मिला तो राइट मिलेंगे, तब तक कोई राइट मिलते नहीं है। सर ईएसपीएस में, उसमें तो राइट की कुछ बात ही नहीं है ना, कोई वेस्टिंग पीरियड ही नहीं होता है। जब कंपनी पब्लिक इशू करती है उसी के साथ में आपने कुछ शेयर्स को खरीद लिया है, एकदम ईजी। और फिर आता है कुछ स्पेशल पॉइंट। तो एक स्पेशल पॉइंट है ईसॉप के लिए। ईसॉप के अंदर हमने एक बहुत भारी बात पढ़ी थी, मुझ पे ध्यान दो अच्छे से, बस छोड़ दो इसको जो भी लिखा है। ईसॉप के अंदर हमने एक बहुत भारी बात पढ़ी थी। अगर एक व्यक्ति वेस्टिंग पीरियड को कंप्लाई कर देता है, ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, अगर एक व्यक्ति वेस्टिंग पीरियड को कंप्लाई कर देता है बट देन ही डिसाइड्स
कि नहीं नहीं मुझे तो शेयर नहीं लेना है, उसके जो उसने पैसा ऑलरेडी पे कर दिया है उसको फोरफीट करेंगे, रिफंड फोरफीट कर देंगे। लेकिन अगर एक व्यक्ति है उसने कंडीशन कंप्लाई नहीं की, वेस्टिंग ही नहीं किया, उसके पहले ही छोड़ दिया है, तो उसके पैसे को रिफंड कर देंगे। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था और ये एक अजीब सा प्रोविजन लगता है बट उसका लॉजिक भी है। तो हम सिंपल सी बात करते हैं कि इफ एट ऑल अ पर्सन अ ESOP होल्डर डज नॉट कंप्लाई विद द वेस्टिंग पीरियड एट ऑल देन ही विल बी रिफंडेड द मनी, बट इफ अ पर्सन कंप्लाइज विद द वेस्टिंग पीरियड एंड देन डज नॉट वांट टू एक्सरसाइज हिज मनी विल बी फोरफीटेड। बहुत ही जबरदस्त। उसके बाद में ESPS के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सार में है कि सार कैन बी इक्विटी सेटल्ड और कैश सेटल, एकदम सिंपल। और कुछ भी नहीं दे रखा है तो रेगुलेशन में हम प्रिज्यूम करेंगे कि सार इज ऑलवेज इक्विटी सेटल। उसके बाद में लास्ट जो आता है आपका जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम एंड रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, उसमें पहला पॉइंट तो सेम है, द स्कीम विल कंटेन द डिटेल्स ऑफ द स्कीम इन द मैनर इन विच इट विल बी इंप्लीमेंटेड, दोनों के अंदर सेम आ जाता है। और लास्ट पॉइंट भी दोनों के अंदर सेम आ जाता है, द सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑफ द कंपनी शेल सर्टिफाई, कि ये जो पॉइंट नंबर 2 में कंडीशन है ये कंडीशन सर्टिफाई करेगा सेक्रेटरियल ऑडिटर। तो अगर हम बात करते हैं जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, तो उसमें 3 कंडीशन है। पहला तो सेम पॉइंट है, दैट स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड, उसके डिटेल्स दिए जाएंगे, उसके हिसाब से इंप्लीमेंट हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है कि सेकंड पॉइंट में जो कंडीशन दे रखी है दैट हैज टू बी सर्टिफाइड बाय अ सेक्रेटरियल ऑडिटर। अब आती है कंडीशन, ये कंडीशन दोनों में सेम है, अच्छे से पढ़नी है। मैक्सिमम 10% ऑफ द बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू, फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू जो भी लोअर है, ठीक है, ऑफ व्हाट, ऑफ द असेट्स ऑफ द स्कीम। आज हमने एक स्कीम चलाई है, मैं एम्प्लॉयर हूं आप सबका, आप सब लोग यहाँ पे काम करते हो, आप लोगों के लिए मैंने एक स्कीम स्टार्ट की है। एक स्कीम के जो टोटल असेट्स हैं उनका वैल्यू निकालना है। तो उसका वैल्यू कैसे निकाला, इन्होंने कहा बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू, इन तीनों को लिया, उसमें से जो लोअर है उसको लिया। तो मान लो जो इस स्कीम के असेट्स हैं अभी वो हैं 5 लाख रुपए, 5 लाख के असेट्स हैं अभी, ये आप ही के लिए बनाई हुई स्कीम है जो आप ही के जनरल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल होगी या फिर आपके रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए इस्तेमाल होगी। अब मैं इस स्कीम का कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं कंपनी के शेयर्स में, तो ये क्या कहते हैं कि मैक्सिमम कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 10% ऑफ द बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, दिस कैन बी इन्वेस्टेड इन द शेयर्स। तो स्कीम का टोटल वैल्यू अगर 5 लाख है तो मैक्सिमम 10% जो है वो मैं शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी 90% तो अपन को कैश वगैरह में ही रखना पड़ेगा। क्योंकि ये नहीं कि आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया और पैसे डूब गए, आपके रिटायरमेंट डूब गया साथ में। तो इनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं, एम्प्लॉय के जनरल बेनिफिट का पूरा पैसा शेयर्स में नहीं लगाएंगे, रिटायरमेंट का पूरा पैसा शेयर्स में नहीं लगाएंगे। इस स्कीम का जो मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू, बुक वैल्यू है उसका कितना 10% ही हम लगाएंगे इन शेयर्स, शेल बी केप्ट इन शेयर्स ऑफ द कंपनी और लिस्टेड होल्डिंग कंपनी। एंड दिस इज ऑल अबाउट हमारा शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट। तो ये चैप्टर एक्चुअली बहुत ईजी, अगर इसको हम देखें तो चैप्टर एग्जाम में क्वेश्चन में 100% इस पे क्वेश्चन आएगा, मान के चलिए, और इस पे जब क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू एस इट। देखते हैं यहां पर स्वेट इक्विटी शेयर तो वैसे ही बहुत इजी है, इसको हम इजीली कंप्लीट कर लेते हैं। शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी, इट इज एप्लीकेबल ऑन 5 स्कीम्स। ESOP, ESPS, SAR, General Employee Benefit Scheme and Retirement Benefit Scheme. 515. Companies covered. Every listed company which has a scheme for direct or indirect benefit of the employees. Direct or indirect involve buying, selling, subscribing shares. And directly or indirectly the scheme is funded, managed or controlled, funded or guaranteed, managed or controlled, set up by the company or the group company. अरे तूफान हो आप लोग। उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशन देखिए, मुझे एम्प्लॉय की बता दो बस। एम्प्लॉय includes any person designated as employee working in India or outside India. Directors, whole-time director including part-time director, executive director including non-executive director, but does not include any person who is independent director, any person who is promoter or relating to promoter group. उसके बाद में हमारे एम्प्लॉयज छोड़ो, एम्प्लॉयज ऑफ आर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी वेदर वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ये भी एम्प्लॉय है। साथ में वी स्पेसिफिकली इंक्लूड promoter, employee who are promoter or belonging to promoter group, and directors who are having 10% or more shares, equity shares having voting right of the company. Easy peasy over employee, बाकी सब easy है।
फिर आता है स्कीम इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस के 16 पॉइंट्स। अब 16 पॉइंट्स हमने बहुत सारे पढ़े, हमको ऐसे याद नहीं करना है, बट ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जब भी एक स्कीम इंप्लीमेंट की जाती है, ईसॉप इंप्लीमेंट किया जाता है, तो कौन कौन से प्रोविजंस का ध्यान रखना है जो हमें इस रेगुलेशन ने बताया, तो हम हमारे मन से अगर बोल रहे हैं तो रैंडम पॉइंट्स बोलते हैं। चलो आप फ्रंट बताना है कि कौन सा टाइप का स्कीम होगा, बाद में चेंज करेंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, और अगर सेकेंडरी एक्विजिशन है तो फिर ट्रस्ट रूट मैंडेटरी है। चलो ट्रस्ट से याद है, मुझे बताओ ट्रस्टी कितने चाहिए? मिनिमम ट्रस्टी शुड बी 1 in case of individual OPC, 2 in case of individual OPC and 1 in case of company। ट्रस्टी कौन नहीं बन सकता? डायरेक्टर, प्रमोटर, KMPAC नहीं बन सकते, और एनी पर्सन हु इज हैविंग 10% और मोर शेयर्स ऑफ द कंपनी वो भी नहीं बन सकता है, ठीक है। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखना है प्रॉपर्ली आपको। एक स्कीम, एक जो हमारा ट्रस्ट है वो मल्टीपल स्कीम चला सकता है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। चलो मुझे बताओ एक्विजिशन की लिमिट कितनी है? 2% इन अ ईयर, एंड एग्रीगेट कितनी है? 5% फॉर ABC एंड 2% फॉर ABC, D एंड E, एंड एग्रीगेट के लिए भी 5%, ठीक है साहब। और कोई पॉइंट? डेरिवेटिव्स के अंदर डील नहीं कर सकते, उनको कंपल्सरीली करना है, कैश सेटल करना है, कैश बेसिस पे करना है। और बताओ अनअप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री अगर कुछ बच जाती है तो उसको भी आपको अप्रोप्रिएट करके और फिर लोन को रीपे कर देना है। कि हम जनरली सेकेंडरी मार्केट के अंदर शेयर्स को सेल वगैरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस केस में हम सेल कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स में आ गया एम्प्लॉय का टैक्स पे करने के लिए हम टैक्स लायबिलिटी के लिए सेल कर सकते हैं। उसके बाद में बाय बैक, डीलिस्टिंग, ओपन ऑफर के लिए सेल कर सकते हैं। उसके बाद में अगर सार है तो सेल कर सकते हैं, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है तो सेल कर सकते हैं। और कुछ भी अलाउड नहीं है तो हम सेबी से 1 लाख रुपए की फीस देकर अप्रूवल लेके भी सेल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और कोई पॉइंट याद आ रहा है? बोलो। Trustee will ensure that the required special resolution is passed। जी मैम। हाँ, जब भी एक ट्रस्ट शेयर्स खरीदेगा, दे विल होल्ड इट फॉर 6 months बिफोर सेलिंग इट अप। हाँ, ये लिख ही सकते हैं कि जब अगर आप सेकेंडरी एक्विजिशन कर रहे हो तो कंपल्सरी आपको ट्रस्ट रूट फॉलो करना है। अनअप्रोप्रिएटेड शेयर्स के पूरे पॉइंट बोलते हैं वो डिस्पोज हो जाना चाहिए बिफोर द एंड ऑफ सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, और अगर आपको लग रहा है बिफोर द एंड ऑफ सेकंड सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल ईयर हो विद द अप्रूवल ऑफ कंपनसेशन कमिटी। आर वी अंडरस्टैंडिंग? ऐसा क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बट अगर आ भी जाता है तो वी शुड बी सुपर रेडी। और इतने पॉइंट्स पढ़े हैं कि हम एक 5 मार्क्स का आंसर तो मस्ती से लिखते थे। उसके बाद में हम आगे जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मुझे बताओ हु विल डिसाइड? कंपनसेशन कमिटी डिसाइड्स हु विल बी एलिजिबल। फिर आता है कंपनसेशन कमिटी। कंपनसेशन कमिटी को अपॉइंट किया जाता है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरिटेंडेंस, के एडमिनिस्टर करे, सुपरिटेंड करे अच्छे से स्कीम को। कंपनसेशन कमिटी विल बी फॉर्म्ड एज पर रेगुलेशन नंबर 19 ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन, और वी कैन अपॉइंट आर नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी एज कंपनसेशन कमिटी। इनको प्रॉपर पॉलिसीज बनानी है, इनको इंश्योर करना है कि जो पूरी पॉलिसी बन रही है उसके अंदर हमारे जो शेड्यूल के अंदर पार्ट D के अंदर जो कंटेंट दे रखा है वो सब आपको रखना है। और इसके अलावा आपको इंश्योर करना है कि इनसाइडर ट्रेडिंग का वायलेशन तो नहीं हो, और साथ में फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन 2003 का भी वायलेशन ना हो। उसके बाद में अगर बात करते हैं अप्रूवल ऑफ द स्कीम, हमें अप्रूवल के लिए पास करना है स्पेशल रेजोल्यूशन। उसके लिए हमें मीटिंग पे देना है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, और इन 4 चीजों के लिए हमें पास करना है सेपरेट स्पेशल रेजोल्यूशन। पहला, सेकेंडरी एक्विजिशन कर रहे हैं। सेकेंड, अगर हमारा शेयर कैपिटल एक्सपांड हुआ और उसके हम और सेकेंडरी एक्विजिशन कर सकते हैं तो। अगर हम हमारा छोड़ो हमारे होल्डिंग सब्सिडरी के एम्प्लॉयज को शेयर देना चाहते हैं तो। और अगर 1 साल में जो हम शेयर अलॉट कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, दैट इज टचिंग और एक्सीडिंग 1% टोटल इशूड शेयर कैपिटल। उसके बाद में नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, ये जो हमारे पास में जो भी ऑप्शन होता है ईसॉप वगैरह, ये ट्रांसफरेबल नहीं होता है। शेयर्स ट्रांसफर होते हैं, ईसॉप ट्रांसफरेबल नहीं होता है। एक एम्प्लॉय की अगर डेथ भी हो जाती है तो उस केस में भी वो इमीडिएटली वेस्ट हो जाएगा और उसके लीगल एयर को मिल जाएगा। एक व्यक्ति अगर परमानेंटली डिसेबल हो जाता है तो भी वो इमीडिएटली वेस्ट हो जाएगा और वो उसके खुद को मिल जाएगा, राइट, उसको खुद को मिल जाएगा। उसके बाद में सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर का आपको एवरी ईयर एंड पे सर्टिफिकेट चाहिए कि सारा कंप्लायंस प्रॉपर्ली हुआ है। डिटेल्स ऑफ द स्कीम, फिर हमने ईसॉप ESPS सार पढ़ा एक चार्ट में, और जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम और रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम पढ़ा। चलो ईसॉप ESPS सार का पहला पॉइंट था स्कीम का एडमिनिस्ट्रेशन। इट विल हैपन एज डिटेल्स आर गिवन इन द स्कीम। उसके बाद में दूसरा आ जाएगा, मुझको बताओ, प्राइसिंग।
कंपनी कैन डिसाइड द प्राइस एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई लोड की बात नहीं है। उसके बाद में मैं तो वेस्टिंग पीरियड, मिनिमम 1 year इन केस ऑफ ESOP, नो वेस्टिंग पीरियड इन केस ऑफ ESPS एंड मिनिमम 1 year इन केस ऑफ SAR। लॉक इन, नो लॉक इन फॉर ESOP, 1 year का लॉक इन फॉर ESPS, नो लॉक इन फॉर SAR। और ये 1 year का लॉक इन भी एप्लीकेबल कब नहीं होगा ESOP ESPS में? When it is not issued at discount। अगर जिस प्राइस पे आपने एम्प्लॉय को दिया उसी प्राइस पे पब्लिक को दिया तो 1 year का लॉक इन लगने वाला नहीं है। चलो और कोई पॉइंट? कोई भी राइट्स मिलने वाले हैं क्या? तो कोई भी वोटिंग राइट, कोई भी बोनस, डिविडेंड के राइट मिलने वाले नहीं है। ये पॉइंट आपके ESOP में भी आ सकता है, SAR में भी आ सकता है। ESPS में तो ये सवाल ही नहीं है ना, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड था ही नहीं। फिर कोई स्पेशल पॉइंट है क्या? एक स्पेशल पॉइंट आ जाएगा ESOP में। वो ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति है, उसने वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट किया, पूरा कंडीशन कंप्लीट किया, फिर कहता है कि मुझे एक्सरसाइज नहीं करना, उसको कोई रिफंड दिया नहीं जाएगा, उसका मनी विल बी फॉरफिटेड। बट एक व्यक्ति अगर वेस्टिंग कंडीशन ही कंप्लाई नहीं किया, शेयर्स उसमें वेस्ट ही नहीं हो पाए कभी, तो उसके मनी को कर देंगे हम रिफंड, एकदम मस्ती में। फिर हम जाते हैं SAR में। कुछ एडिशनल पॉइंट है, तो उनका कहना है कि SAR कैन बी इक्विटी सेटल्ड और कैश सेटल्ड, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है साहब, ये हो गया। उसके बाद जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो सेम है कि स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड एज गिवन इन द डिटेल्स ऑफ द स्कीम, दोनों में। फिर दूसरे में कंडीशन है दैट मैक्सिमम 10% ऑफ द book value, market value or fair value of the assets of the scheme, whichever is lower, this amount can be invested in shares of the listed company or listed holding company, दोनों में सेम। और लास्ट में secretarial auditor will be checking whether the condition is complied or not every year। खत्म हो गया। अब आप देखो चैप्टर कितना छोटा सा चैप्टर लगता है, इजी चैप्टर लगता है, इतने समय देके पढ़ा होगा, लेकिन अब लगता है चैप्टर छोटा सा है। बस इसी प्रकार से मेहनत करती रहनी है। उसके बाद में आते हैं हमारे एक छोटे से टॉपिक जो ऑलरेडी छोटा है, इसको और छोटा क्या करेंगे, दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। चलो सबसे पहले बहुत सारा पसीना बहाएंगे और हम जाएंगे स्वेट इक्विटी शेयर की डेफिनेशन के ऊपर। यहां पर आ चुके हैं डेफिनेशन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इक्विटी शेयर्स issued to directors or employee for a discount or for consideration other than cash, for providing know-how or making available right in the nature of intellectual property right or by value addition whatever name called, or value addition by whatever name called। अब एक बार देखते हैं, बिना देखे बोलते हैं। चलो, sweat equity shares refers to equity shares issued by the company to its or employee at a discount or for consideration other than cash, means know-how, making available right in the nature of IPR, value addition by whatever name called। so, बहुत easy हो गया स्वेट इक्विटी शेयर का डेफिनेशन। दूसरी चीज आती है इसके अंदर 1 के बाद 2 एप्लीकेबिलिटी। ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? ये एप्लीकेबल होगा लिस्टेड कंपनी पे। तो इनका कहना था कि अगर एक कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, इफ द कंपनी इज अनलिस्टेड देन इट विल फॉलो कंपनीज एक्ट, एंड इफ द कंपनी इज लिस्टेड इट विल फॉलो SEBI शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021। थर्ड पॉइंट आता है डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। इससे फुद्दू डेफिनेशन नहीं देखी हमने। एम्प्लॉय वेदर इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, डायरेक्टर वेदर होल टाइम डायरेक्टर और पार्ट टाइम डायरेक्टर, नाचो। तो इसके अंदर इन्होंने कोई भी ज्यादा डेफिनेशन बनाई नहीं है, छोटी सी डेफिनेशन बनाई। और हम इतनी बड़ी एम्प्लॉय की डेफिनेशन पढ़कर आए कि ये तो हमको इतनी छोटी सी लग रही है कि एनी एम्प्लॉय वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, एनी डायरेक्टर वेदर होल टाइम डायरेक्टर और पार्ट टाइम डायरेक्टर। जबरदस्त। इसके बाद हम 4th पॉइंट पे गए, मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर आप कितना इशू कर सकते हो। एक फाइनेंशियल ईयर में आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। आप 15% ऑफ पेड अप कैपिटल इतना शेयर स्वेट इक्विटी शेयर एक साल में कर सकते हो, और एग्रीगेट में आप कर सकते हो 25% ऑफ पेड अप कैपिटल। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आईजीपी का बताऊं क्या? अरे चलो बता दो। आईजीपी के लिए कहा है कि फॉर इनिशियल 10 years दे कैन इशू 15% ऑफ पेड अप कैपिटल पर फाइनेंशियल ईयर, और एग्रीगेट में कितना है 50% आप दे सकते हो एग्रीगेट में एज स्वेट इक्विटी शेयर्स। चलो छोड़ो। 5th पॉइंट, आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होगा ना? हाँ, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। इफ द शेयर्स आर अलॉटेड टू एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप देन यू टू टेक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सर ये क्या बात है? अरे रुको ना, अगर शेयर्स आप अलॉट कर रहे हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप को, सुनना, हमने जब ESOP पढ़ा तब उसके एम्प्लॉय की डेफिनेशन में हर जगह पे एक्सप्रेसली प्रमोटर को निकाला था, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर में कहाँ निकाला? नहीं निकाला है। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स प्रमोटर्स को दे सकते हो। तो अगर एक कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर प्रमोटर को दे रही है या प्रमोटर ग्रुप को दे रही है, देन यू टू पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। बट इन दैट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन प्रमोटर ग्रुप कैन नॉट पार्टिसिपेट।
वेयर प्रमोटर ग्रुप विल नॉट पार्टिसिपेट। जबरदस्त। और अगर आप किसी और एम्प्लॉय को देना चाहते हैं देन यू विल हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो अप्रूवल कौन सा है? प्रमोटर ग्रुप को देना है तो ऑर्डिनरी, जहां पे प्रमोटर ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और अदर एम्प्लॉयज को देना है तो बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू इंक्लूड ऑल द डिस्क्लोजर्स एंड सेपरेट स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर ईच स्वेट इक्विटी शेयर्स का इशू। हर बार जब आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे उसके लिए सेपरेट स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स ऑफ अ रेजोल्यूशन। तो अगर आज हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है उसके 12 मंथ्स तक हमें वो स्वेट इक्विटी शेयर करके कंप्लीट कर देना है। अगर हमने रेजोल्यूशन पास किया और 12 मंथ्स तक स्वेट इक्विटी शेयर नहीं कर पाए इशू, तो ये लैप्स हो जाएगा, वापस स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है 8वां सवाल। 5th के बाद 6th सवाल यहां पर आएगा। प्राइसिंग सेम लाइक प्रेफरेंशियल इशू अंडर आईसीडीआर। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा स्वेट इक्विटी शेयर्स का। इनका कहना है अगर नो हाउ है, आईपीआर है, या फिर कोई भी प्रकार का वैल्यू एडिशन है, देन वैल्यूएशन हैज टू बी डन बाय अ मर्चेंट बैंकर। इफ द मर्चेंट बैंकर रिक्वायर ही कैन कॉल एन एक्सपर्ट, और मर्चेंट बैंकर को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लेना है दैट वैल्यूएशन इज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो वैल्यूएशन की रूल सिंपल है, मर्चेंट बैंकर करेगा। मर्चेंट बैंकर को जरूरत लगती है तो वो एक्सपर्ट को बुला सकता है, और मर्चेंट बैंकर को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लेना है कि वैल्यूएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हुआ है। इसके बाद में 8th क्वेश्चन आता है, वेदर स्वेट इक्विटी शेयर्स विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अंडर 196 ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के 197 एक लिमिट देते हैं कि एक कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह का मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कितना हो सकता है। वो लिमिट देते हैं, कुछ समझिए 5% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी का। तो इनका कहना है कि जो हम कंपनी के डायरेक्टर्स को स्वेट इक्विटी शेयर्स देते हैं ये उनके उस लिमिट के अंदर आएगा क्या। तो इनका क्या कहना है, इफ स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड टू डायरेक्टर्स और मैनेजर्स एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन एंड द जो भी असेट्स मिले हैं कैन नॉट बी कैरीड टू बैलेंस शीट। ये क्या कह रहे हैं, हमने डायरेक्टर या मैनेजर को दिया है और उनसे जो बदले में आईपीआर आया है वो हम बैलेंस शीट में लेके नहीं जा सकते, मतलब प्रैक्टिकली हमें कुछ मिला ही नहीं है। तो उस केस में उनके लिमिट के अंदर इंक्लूड होगा स्वेट इक्विटी शेयर विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मतलब समझो, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मुझे कंपनी ने 10 लाख के स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए, बदले में उनको मैंने 10 लाख रुपए का आईपीआर भी दे दिया। तो उस केस में मेरे लिमिट में इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। मैंने जो स्वेट इक्विटी शेयर लिए बदले में मैंने उनको कुछ वैल्यू एडिशन दिया ना, तो मेरे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने 10 लाख के इक्विटी शेयर्स दिए और बदले में या तो मैंने कुछ आईपीआर वैल्यू एडिशन दिया ही नहीं है या फिर ऐसा कुछ दिया है जो वो बैलेंस शीट में कैरी नहीं कर सकते, तो ये उस केस में मेरी लिमिट में ये इंक्लूड होंगे। तो कंडीशन याद रखने के लिए 2 है कि अगर आप अलॉट कर रहे हैं टू डायरेक्टर, मैनेजर, और साथ में आप जब अलॉट कर रहे हैं उससे आपको कोई भी ऐसा असेट नहीं मिल रहा है विच कैन बी कैरीड टू बैलेंस शीट, इन दैट केस स्वेट इक्विटी शेयर विल फॉर्म पार्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। 2 और क्वेश्चन, एक आता है लॉक इन। क्या स्वेट इक्विटी शेयर्स पे लॉक इन लगेगा? अरे बहुत अच्छा है, सेम लाइक प्रेफरेंशियल इशू। और लास्ट, विल टेक ओवर कोड बी एप्लीकेबल ऑन स्वेट इक्विटी शेयर्स? क्या स्वेट इक्विटी शेयर्स पे टेक ओवर कोड अप्लाई होगा? द आंसर इज यस यस यस। इस छोटे से टॉपिक का रिवीजन करने के लिए हम लोग आ चुके हैं। द टॉपिक इज स्वेट इक्विटी शेयर। डेफिनेशन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलो। स्वेट इक्विटी शेयर्स refers to equity shares issued by a company to directors or employees at a or for consideration other than cash by know-how, IPR, value addition, by whatever name called. Applicability. If the company is listed and issuing sweat equity shares, तो regulation apply होगा. If the company is unlisted, तो Companies Act apply होगा. Definition of employee. Employee working in India or outside India, it includes whole-time director, part-time director. बहुत जबरदस्त. Maximum amount of sweat equity shares. 15% in a particular year and 25% in aggregate. अगर IGP है तो 15% in a particular year and 50% in aggregate. फिर हम देखते हैं अप्रूवल पास करना है, डिपेंड करता है सर। अगर आप इशू कर रहे हो प्रमोटर ग्रुप को, देन यू हैव टू पास अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वेयरइन प्रमोटर ग्रुप कैन नॉट वोट। और अगर आप इशू कर रहे हो किसी और एम्प्लॉय को, देन यू हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर आता है प्राइसिंग एज पर प्रेफरेंशियल इशू अंडर आईसीडीआर। फिर आता है वैल्यूएशन। हु विल डू द वैल्यूएशन? मर्चेंट बैंकर। ही कैन रेफर अ expert, and merchant banker has to obtain a certificate from chartered accountant that the valuation is done as per accounting standard. उसके बाद में आता है whether sweat equity shares will form part of managerial remuneration under 196-197 of Companies Act, yes or no?
Depends. The answer will be yes if the sweating ratios are issued to डायरेक्टर और मैनेजर, एंड डायरेक्टर और मैनेजर ने जो भी असेट दिया है, आईपीआर दिया है, वो बैलेंस शीट में नहीं कैरी कर सकते. आई रिपीट अगेन कि हम अगर स्वेटिंग रेशियोज इशू करें डायरेक्टर मैनेजर को और वो बदले में कुछ आईपीआर वगैरह दे ही नहीं रहे या दे रहे हैं और वो बैलेंस शीट में कैरी नहीं हो सकता है, तो हमारे बुक्स में तो उनको स्वेटिंग रेशियो दिए और बदले में कुछ आया ही नहीं ना. अगर हमने उनको दिए और बदले में कुछ आया ही नहीं तो उनके रेम्यूनरेशन का पार्ट बना देंगे. इसके बाद में आता है लॉक इन, सेम लाइक प्रेफरेंशियल इशू एंड वेदर टेक ओवर कोड इज एप्लीकेबल. द आंसर इज यस. और इसी के साथ में ये एक बड़ा सा जो चैप्टर है ये हो जाता है कंप्लीट. इतना छोटा चैप्टर है, इतना इजी चैप्टर बन जाता है इस रिवीजन के बाद कि कोई परेशानी नहीं है. आपने क्या करना होगा, आपने ये चैप्टर लेके बैठना है और एक बार कोशिश करनी है कि इसको देखते हुए अगर आप अकेले पूरा रिवाइज कर पा रहे हो तो वो लेवल तक हमें हमारा रिवीजन लेके जाना है. और उसके बाद में अच्छे से मार्क कर देना है कि मार्क कर दिया वहाँ पे कि ये पॉइंट याद नहीं आ रहे थे, फिर उसको जाके डिटेल में पढ़ लेना है. अगर हम बात करते हैं एग्जाम के एक दिन पहले, तो एग्जाम के एक दिन पहले भी आप पूरा रिवाइज कर लो भले आपके हिसाब से. उसके बाद में बंद कर दो बुक और बंद करने के बाद में इससे देखो कि हम अकेले पूरा बोल पा रहे हैं या नहीं. अगर आप बोल पा रहे हैं और सिर्फ 3 नहीं बोल पा रहे हैं तो उन 3 को मार्क कर लो और फिर उन 3 को वापस पढ़ लो. दैट इज द परफेक्ट वे ऑफ स्टडिंग वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन ऑल्सो. खिलो को डैश करो. एंड दिस वॉज दिस पर्टिकुलर चैप्टर.